नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अमेरिका, इजरायल और ईरान पिछले 3 हफ्तों से जंग लड़ रहे हैं। तेल और गैस के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। इससे पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई का सिस्टम गड़बड़ा गया है। ऐसे में हिसाब लगाया जा रहा है कि अगर जंग और लंबी खिंची तो कहां और कितना असर पड़ेगा। भारत में युद्ध के बाद लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि सज चुकी है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम का नाम जहन में आते ही सुबह शाम लोगों को तरोताजा करने वाली दुनिया भर में मशहूर वहां की चाय का ख्याल आता है। वहां के खूबसूरत चाय बागानों का ख्याल आता है। असम की चाय की तरह वहां की राजनीति के भी कई रंग है, अलग अलग स्वाद है। खौलते चाय की तरह वहां की सियासत भी उबलती रहती है। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की वजह से 40 से अधिक सीटों का गणित बहुत हद तक बदल चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदेश के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो 12 जिलों में घुस नहीं सकते। लेकिन 10 साल बाद स्थिति बदल जाएगी। हाल में कांग्रेस के 2 बड़े नेता भूपेन बोरा और प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। असम की राजनीति का मिजाज कुछ ऐसा है कि 1% वोट का अंतर भी 25 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असम चुनाव में जीत हार तय करने में कौन सा फैक्टर अहम भूमिका निभाएंगे? गठबंधन, परिसीमन, ध्रुवीकरण या वोट काटने की रणनीति? आखिर असम पॉलिटिक्स में इतना हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? असम के लोग किस सोच के साथ ईवीएम का बटन दबाएंगे? वहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा इतना क्यों छाया रहता है? हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति काम करेगी या कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने के साथ साथ वहां की राजनीति के अतीत के पन्नों को भी पलटने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम असम का अग्निपथ, कल, आज और कल में। असम विधानसभा चुनाव में तस्वीर तेजी से बदल रही है। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की 126 विधानसभा सीटों में 89 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन में साझीदार असम गण परिषद 26 सीटों पर तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ 11 सीटों पर किस्मत आजमाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीपीएफ कांग्रेस के साथ थी। बीपीएफ का बीजेपी के साथ आने का मतलब है आदिवासी इलाकों में बीजेपी का आधार मजबूत होना। इसी तरह कांग्रेस भी गठबंधन के सहारे असम की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। असम की राजनीति में 3 गोगोई की बहुत चर्चा हो रही है। एक कांग्रेस के गौरव गोगोई, दूसरे रायजोर दल के अखिल गोगोई और तीसरे असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई। तीनों ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाया है। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय है। हालांकि कांग्रेस का कुछ और दलों के साथ भी गठबंधन है। असम की कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी नजर है। भीतर खाने गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने दम पर असम में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि टीएमसी असम में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही। कभी असम पॉलिटिक्स में बदरुद्दीन अजमल को किंग मेकर माना जाता था, पर इस चुनाव में उनकी पार्टी AIUDF एक तरह से अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि असम के चुनावी अखाड़े में किस तरह का खेल चल रहा है। जय असम! जय असम! मेरा विश्वास है कि असम के लोग हिमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। असम में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। हर उस दांव को आजमाया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक वोट हासिल किया जा सके।
गठबंधन के जरिए एक एक वोट जोड़ने की जुगत बहुत बारीकी से की जा रही। ये असम की चुनावी राजनीति में गठबंधन के गणित की अहमियत ही है कि बीजेपी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम सीटों पर उम्मीदवार उतार रही। 37 सीटें अपने गठबंधन साझेदारों को दी। सूबे के 126 सीटों में से बीजेपी 89 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही, तो गठबंधन साझेदार असम गण परिषद 26 और बीपीएफ 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट से नामांकन दाखिल करने तक की प्रक्रिया असम में तेजी से आगे बढ़ रही। चुनाव में जीत हार तय करने में गठबंधन बड़ी भूमिका निभाता है, खासकर बोडोलैंड जैसे क्षेत्रों में जहां क्षेत्रीय दलों का खासा प्रभाव है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी गठबंधन के गणित से असम जीतने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। असम में बीजेपी को रोकने के लिए 3 गोगोई यानी गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिनजोत गोगोई ने हाथ मिला लिया। हिमंत बिश्व शर्मा के डर, धमकाने, बहकाने और समाज में विभाजन की राजनीति को खत्म कर असम समाज को एकजुट कर सशक्त कर शक्तिशाली बनाकर इसी सपने के साथ हम एकजुट हुए। 126 सीटों में से कांग्रेस खुद 101 सीटों पर लड़ रही है। अखिल गोगोई की रायजोर दल को 11, लुरिनजोत गोगोई के असम जातीय परिषद को 10, सीपीएम और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीट दी गई। जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी, जहाँ तक मतलब राजनीति की बात है, 2 ही चीज़ें हैं कि बिल्कुल ज़मीन पे 2 बड़ा गुट है। एक अलायंस है जो कि रूलिंग अलायंस है, जो मित्रजोट बोल रहे हैं एनडीए की। दूसरी तरफ कांग्रेस और लगभग 6 पार्टी, छोटे छोटे पार्टीज के एक समूह है, एक अलायंस है। कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार तिकोनिया फाइट होगा। मुख्य तौर पे आमने सामने कांग्रेस की जो मित्रजोत है और बीजेपी की जो मित्रजोत है, उन्हीं की लड़ाई है। असम का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। हाल में कांग्रेस के 2 बड़े नेता भूपेन बोरा और प्रद्युत बोरोदोलोई पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसे चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया। हालांकि लेफ्ट के कुछ दलों के साथ रायजोर दल के साथ आने से समीकरण थोड़े बदले माने जा रहे हैं। दरअसल सीए विरोधी प्रदर्शनों के बीच अखिल गोगोई एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। लोकप्रियता ऐसी कि जेल से भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। टीएमसी ने भी असम विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। टीएमसी के आक्रामक एंट्री से कई सीटों पर कड़ा और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर भी असम के चाय बागान वाले करीब 30 विधानसभा सीटों पर टिकी। बदरुद्दीन अजमल के एआईयूडीएफ के चुनावी अखाड़े में मौजूदगी भी किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत का सबब बन सकती। दरअसल असम में जीत हार तय करने में तीसरे और चौथे प्लेयर अहम भूमिका निभाते। ऐसे खिलाड़ी भले ही खुद चुनाव न जीते, लेकिन दूसरों की जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते। आम तौर पे असम में जो तीसरा फोर्स है वो बदरुद्दीन अजमल साहब का एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो हुआ करता था। इस बार जब अजमल साहब 2024 के जो लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद मोराल उसका डाउन है। इतिहास गवाह है कि 2021 के असम चुनाव में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महाजोत के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 1% था, लेकिन सीटों का अंतर 25 का रहा। एनडीए को जहां 75 सीटें मिली, वहीं विपक्षी महाजोत को सिर्फ 50 सीटें, यानी 1% वोट से 25 सीटों का अंतर। एक स्टडी के मुताबिक सूबे में 19 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत 5% से भी कम वोटों से तय हुई, तो 22 सीटें ऐसी रहीं जहां जीत हार के बीच फासला 5 से 10% वोटों का रहा। ऐसे में माना जाता है कि असम में जीत हार का असली फैसला गठबंधन के गणित और छोटे दलों की एंट्री से होने वाले एक्शन रिएक्शन से तय होता है। साल 2021 में असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर 75 सीटें जीती।
वहीं कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थी, लेकिन परिसीमन के बाद असम में विधानसभा सीटों का राजनीतिक भूगोल बहुत हद तक बदल गया है। माना जा रहा है कि 40 से 45 सीटों पर इसका कम या ज्यादा असर पड़ना तय है। ऐसे में 20 से अधिक सीटें बताई जा रही हैं, जहां चुनावी नतीजे पूरी तरह नए समीकरणों पर निर्भर करेंगे। ज्यादातर विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का सामना नए वोटरों से होगा। ऐसे में असम के वोट युद्ध में खड़े महारथी सियासी भूगोल में बदलाव की वजह से होने वाले नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, वोट कटने और बंटने की स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। असम में सत्ता की चाबी महिला, मुसलमान और युवा वोटरों के हाथों में मानी जा रही है। असम के 2.5 करोड़ वोटरों में 18 से 29 साल के बीच के मतदाताओं की संख्या 72,83,000 है। सूबे की आबादी में मुस्लिमों की संख्या 34% से अधिक है। अब सवाल उठता है कि अब की बार असम में सरकार तय करने में निर्णायक भूमिका किस फैक्टर की रहेगी। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। भाइयों बहनों, एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए। केवल आसाम नहीं, पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे, चुन चुन कर। हमारे आसामीज मुस्लिम लोग तो हमें वोट डालेगा भी, ये मुस्लिम रीच आउट का बात नहीं है, बट जो लोगों को हम घुसपैठिया मानते हैं उसमें हमारा रीच आउट नहीं है। असम में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा धार दे रही है वो किसी से छिपा नहीं। असम की आबादी में करीब 62% हिंदू हैं, वहीं मुस्लिमों की संख्या 34% के आसपास है। असम मुख्य रूप से 3 राजनीतिक हिस्सों में बटा है, ब्रह्मपुत्र घाटी, बोडोलैंड और बराक घाटी। असम की हुकूमत कौन संभालेगा यह ब्रह्मपुत्र घाटी से तय होता है। लोअर और अपर असम को मिलाकर कुल 111 सीटें। साल 2021 में अपर असम में एनडीए का पलड़ा भारी रहा, वहीं लोअर असम में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। यहां असमिया बनाम बाहरी का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है। इस क्षेत्र को साधने के लिए चुनावों में तल्ख सुर अक्सर सुनाई देते। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है हमारे असम में, जो असमिया अस्मिता का और असमीज आइडेंटिटी का, जो असमिया जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन्फिल्ट्रेशन का, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ होते हैं बॉर्डर के उस तरफ से। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, और जो इलीगली जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो सेटलर्स हैं, उसको लेके बीजेपी का पॉलिटिक्स बहुत भारी रहता है। तो यही मुद्दे हैं। बराक घाटी में कुल 15 विधानसभा सीटें। इस क्षेत्र में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला रहता है। इस बार बदरुद्दीन अजमल की AIDUF कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। बांग्ला भाषी बहुल इस क्षेत्र में टीएमसी ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारकर समीकरण उलझा दिया। इस क्षेत्र को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। संस्कृति, साहस और जीवंतता से भरपूर बराक वैली के आप सभी परिवारजनों के बीच आना बहुत विशेष अनुभव रहता है। बराक घाटी में बीजेपी का बेस मजबूत माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में विपक्ष यानी कांग्रेस की स्थिति भी ठीक है। बराक घाटी का मिजाज बहुत हद तक ब्रह्मपुत्र घाटी का उल्टा है। अगर ब्रह्मपुत्र घाटी में CAA का विरोध होता है तो बराक घाटी में समर्थन, लेकिन बंगाली हिंदू और मुस्लिम वोटों के बीच ध्रुवीकरण के लिए जमीन अक्सर तैयार हो जाती। इसी तरह बोडोलैंड में सिर्फ 12 विधानसभा सीटें। बीजेपी ने इस क्षेत्र में पकड़ रखने वाली बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया। इस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव सीमित माना जाता है। ऐसे में
बीपीएफ को एनडीए की छतरी तले लाकर बीजेपी ने बोडोलैंड में अपनी पकड़ बरकरार रखने का दांव चलाया। असम की चुनावी राजनीति के लिहाज से ब्रह्मपुत्र घाटी दिल है तो बराक घाटी बीजेपी का गढ़। वहीं सीटों के कम ज्यादा होने की स्थिति में बोडोलैंड किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। असम के सियासी अखाड़े में दोनों बड़े गठबंधन कहीं ध्रुवीकरण तो कहीं युवा तो कहीं महिला वोटरों को साधते हुए 2026 में सत्ता हासिल करने की जुगत में दिख रहे हैं। असम के चुनावी नतीजों को परिसीमन फैक्टर बहुत हद तक प्रभावित करता दिख रहा है। सूबे के 126 सीटों का गणित नए सिरे से लिखा गया है। हर सीट पर पुराना समीकरण बहुत हद तक बदल और बिखर गया है। परिसीमन से पहले एससी के लिए 8 सीटें रिजर्व थीं, जो बढ़कर 9 हो गई। इसी तरह से एसटी के लिए सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई। वहीं सामान्य सीटें 102 से घटकर 98 पर आ गई। परिसीमन की वजह से जनजाति और रिजर्व सीटों वाले क्षेत्रों में बदलाव की वजह से मुकाबला पूरी तरह नया हो गया। दूर से भले ही असम की लड़ाई सीधी सपाट दिख रही हो, लेकिन जमीन पर वैसी स्थिति है नहीं। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा सूबे की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने जलुकबाड़ी सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनकी राजनीति का स्टाइल अलहदा है। बिना लाग लपेट अपनी बात खुलकर कह देते हैं। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि वो कांग्रेस के 30 लोगों को टिकट देंगे, यानी उनके लोग कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार होंगे। इसे हिमंत की रणनीति कह सकते हैं। वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बने। ये समझना भी दिलचस्प है कि असम में बीजेपी आखिर सत्ता में आई कैसे। इसके लिए कैलेंडर को पीछे पलटते हुए साल 1991 में लेकर जाना होगा। तब असम की राजनीति कांग्रेस और असम गण परिषद के बीच परिक्रमा कर रही थी। साल 1991 का असम चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत अहम था। राम लहर के बीच बीजेपी ने पहली बार सूबे में जीत का स्वाद चखा। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 10 पर कमल खिला। बीजेपी को असम में कामयाबी रातों रात नहीं मिली थी। ये दशकों से आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा था। साल 1996 में जब विधानसभा चुनाव की घंटी बजी तो असम गण परिषद ने बाजी मार ली। उसके बाद फिर सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली गई। असम में कांग्रेस सरकार के कैप्टन बने तरुण गोगोई सूबे की समस्याओं और आक्रोश की आग शांत करने के लिए मुख्यमंत्री गोगोई बातचीत के रास्ते आगे बढ़े और 3 बार कांग्रेस को सत्ता में लाने में कामयाब रहे। एजीपी की हालत देखते हुए बीजेपी की समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि वो सूबे में कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। बीजेपी लगातार असम की जमीन पर नए समीकरण बैठाने और पाला मजबूत करने के मिशन में जुटी रही। उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार माने जाने वाले असम की सियासी जमीन पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही थी। उस दौर में भी आरएसएस सूबे में मजबूती से काम कर रहा था, जब मिलिटेंट सोच वाले उल्फा का उदय हो रहा था। संघ स्वयंसेवक भारत माता और प्रखर राष्ट्रवाद की सोच के साथ लोगों को जोड़ने में लगे थे। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में बीजेपी को 2001 में 8, 2006 में 10 और 2011 में 5 सीटों पर कामयाबी मिली। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ असम की जमीन को कमल खिलाने लायक बनाने में जुटे रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे। असम के सामाजिक ताने बाने में चल रहे संघर्ष को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने असमिया बनाम बाहरी मुद्दे को गर्म करना शुरू कर दिया। 2011 में असम गण परिषद से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सर्बानंद सोनोवाल सूबे में पार्टी का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। सोनोवाल असम आंदोलन का भी हिस्सा रह चुके थे। असम कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई पर बीजेपी की पैनी नजर थी। तब असम आंदोलन से निकले हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे। सूबे में तरुण गोगोई के बाद उनकी हैसियत नंबर 2 की थी।
लेकिन शर्मा के नंबर 2 से नंबर 1 बनने की राह में खड़े थे गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के पुत्र। पार्टी में अनदेखी की शिकायत करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने बीजेपी के रथ पर सवार होने का फैसला किया। इससे असम में कांग्रेस की ताकत कम हुई तो बीजेपी की ताकत में इजाफा। बीजेपी ने सोनोवाल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। मिशन 84 यानी 2/3 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया। मिशन 84 हासिल करने के लिए बीजेपी ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया। बीजेपी ने हर क्षेत्र के हिसाब से अलग रणनीति बनाई। असम में बीजेपी ये तीसरी बार लगातार जीतने की कोशिश करेगी और जीत भी जाएगी लगता है, क्योंकि देखिए सिर्फ उनके साथ एक दिक्कत आ सकती है। इस बार उनकी एक अलाई जो है वो बदल गई है। उनकी अलायंस था पहले एजीपी और यूपीपीएल के साथ। यूपीपीएल मतलब यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ऑफ पार्टी लिबरल, यूपीपीएल। जो इस बार जो बोडो एरिया में जो उनका चुनाव होता है बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल का, उसमें यूपीपीएल हार गई है और बीपीएफ जो पहले थी वो जीत के आई है। तो बीजेपी ने यूपीपीएल को छोड़ के बीपीएफ का साथ लिया है अब नए अलायंस में। अब वो देखना पड़ेगा यूपीपीएल और बीपीएफ बोडो पीपल्स फ्रंट उनकी आपस में लड़ाई में कौन आगे आता है। वो कितनी ज़्यादा सीटें नहीं है बोडो एरिया में, फिर भी काफ़ी हो सकता है फर्क उसमें। साल 2016 में असम में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। तब बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम की जगह भारत माता की जय के नारे ज्यादा लगाए। घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा कर असमिया समाज का भरोसा जीतने की कोशिश की तो सूबे के बेरोजगार युवाओं को नौकरी और तरक्की का सपना दिखाया। असम में एनडीए को 86 सीटों पर कामयाबी मिली, टारगेट से ज्यादा सीटें। सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, सूबे को तरक्की के एक्सप्रेसवे पर ले जाने की, दूसरी घुसपैठियों को बाहर करने की। सूबे में असमिया बनाम बाहरी संघर्ष लगातार जारी रहा। असम का मिजाज बदल रहा था। कभी असम के लोग एनआरसी में नाम खोजते दिखे तो कभी सीएए के विरोध में यूनिवर्सिटी छात्र क्लासरूम छोड़कर हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतर गए। मोदी सरकार बोडोलैंड समस्या का भी स्थायी उपाय खोजने में लगी हुई थी। केंद्र, असम सरकार और बोडो उग्रवादी संगठनों के बीच 27 जनवरी 2020 को बड़ा समझौता हुआ। बीजेपी की अगुवाई में असम अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। साल 2021 में चुनाव की घंटी बजी तो फिर बीजेपी गठबंधन साझेदारों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। इस बार बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हिमंता बिस्व शर्मा को बिठाया। आज असम बीजेपी में दिखने वाले ज्यादातर चेहरे कभी कांग्रेस या असम गण परिषद का झंडा लिए घूमते थे। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद सोनोवाल भी एजीपी से बीजेपी में आए और सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 2011 में असम विधानसभा की सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने 2016 में सरकार बना ली। ये असम में बीजेपी की राजनीति का स्टाइल था। वहां की सियासी जमीन में अपना केमिकल मिलाने का स्टाइल था। एनआरसी और सीएए की गूंज भी असम में जमकर सुनाई दी। असम एक बार फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तो ये समझना भी जरूरी है कि असम में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा कैसे बड़ा बना। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और असम गण संग्राम परिषद ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कितना प्रचंड आंदोलन खड़ा किया। भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के नाम पर हरे भरे चाय बगानों वाले असम की धरती किस तरह खून से लाल हो रही थी। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म सितम से बचने के लिए भारी तादाद में शरणार्थी भारत के सरहदी इलाकों में आए, जिसमें से एक असम भी था। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी ज्यादातर शरणार्थी वापस नहीं लौटे। बाहरियों की भीड़ ने असम के सामाजिक ताने बाने में पैदा हलचल के बीच भाषाई, सांस्कृतिक
और राजनीतिक असुरक्षा के लिए जमीन तैयार कर दी। सरकार की ओर से विदेशियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी रहा। एक आंकड़े के मुताबिक 1972 से 78 के बीच यानी 6 वर्षों में 99,580 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया, जिसमें 60% से ज्यादा हिंदू थे। लोकतंत्र की नई आबो हवा में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और असम गण संग्राम परिषद ने विदेशियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया। छात्र नेताओं की मुख्य मांग थी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण। आंदोलनकारियों के निशाने पर थे खासतौर से बांग्लादेशी मुसलमान। जो असम के मुस्लिम हैं, ओरिजिनल जो नेटिव्स हैं, वो भी जो विदेशी मुस्लिम हैं उनके खिलाफ हैं। अब उनको कहा जाता है मियाँ जो विदेशी हैं वहाँ पे, जबकि आप आज की डेट में प्रूव नहीं कर सकते हो कि ये मियाँ बाहर विदेशी है और या क्योंकि 40 साल हो गए, 40-50 साल से चलता आ रहा है और कितने उनके बच्चे पैदा हो गए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है वो। बट सेंसिटिवली इशू तो है ही लोगों के लिए। आंदोलन में शामिल नेताओं ने दावा किया कि सूबे की आबादी में 30% से ज्यादा बाहरी घुसाएं। ऐसे में आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार से असम की सीमाओं को सील करने, बाहरी लोगों की पहचान करने और घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की मांग की। इनके पूरा होने तक असम में चुनाव टालने की बात जोर शोर से उठी। साल 1983 में चुनाव हुए तो कई सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोट से भी कम का था। गुवाहाटी से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव है निल्ली। इस इलाके में असमिया हिंदुओं के साथ साथ बांग्लादेश से आए मुसलमान भी रह रहे थे। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 18 फरवरी 1983 के सुबह सुबह धारदार हथियारों से लैस दंगाइयों ने निल्ली गांव को घेर लिया। पहले मुस्लिमों के घरों को आग के हवाले किया, फिर खोज खोज कर जवान, बुजुर्ग, बच्चों और औरतों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। इस नरसंहार ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। इसके लिए सीधे छात्र संगठन और आंदोलनकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान राजीव गांधी के हाथों में आ गई। उन्होंने असम समस्या सुलझाने के लिए गंभीरता से मंथन शुरू किया। असम समस्या के स्थायी समाधान के लिए आंदोलनकारी छात्र नेताओं और संगठनों को बातचीत के टेबल पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। नतीजा ये निकला कि असम समझौते के लिए जमीन तैयार हुई। केंद्र सरकार और असम के प्रतिनिधियों के साथ खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी समझौते पर दस्तखत के दौरान मौजूद रहे। असम समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और मतदान का अधिकार मिला। 1961 से 1971 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता मिली, मतदान का अधिकार नहीं। 25 मार्च 1971 के बाद आए विदेशियों को वापस भेजने का फैसला हुआ। असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज का ऐलान हुआ। असमिया संस्कृति, सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत को आगे बढ़ाने की बात हुई। असम समझौते में आंदोलनकारियों की एक और बड़ी मांग मान ली गई। वो थी असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और सूबे में नए सिरे से चुनाव। इसके पीछे आंदोलनकारियों की दलील थी कि 1983 में हुए विधानसभा चुनाव में असम के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौते पर दस्तखत हुआ, जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। वहां से असम में एक नए तरह की राजनीति ने आकार लिया। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो आंदोलनकारी युवाओं ने असम गण परिषद नाम से नई पार्टी बनाई। असम के सियासी अखाड़े में कांग्रेस के मंझे खिलाड़ियों का मुकाबला नई नवेली पार्टी के नौजवान नेताओं से हुआ, जो आंदोलन की गर्भ से निकले थे। विधानसभा की 126 सीटों में से 92 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसे असम गण परिषद ने समर्थन दिया था। कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। असम की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे प्रफुल्ल कुमार महंत, उम्र थी सिर्फ 32 साल। यह भी असम की राजनीति का एक मिजाज था कि उसके बाद लंबे समय तक असम पॉलिटिक्स कांग्रेस और असम गण परिषद के बीच परिक्रमा करती रही। साल 2001 में कांग्रेस के तरुण गोगोई सूबे के मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक सूबे की कमान संभाली। उन्हीं तरुण गोगोई के बेटे हैं गौरव गोगोई,
जो कांग्रेस की असम में सत्ता में वापसी के लिए नए नए समीकरणों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। पहली, बीजेपी विरोधी वोट को अपने पाले में खींचना और दूसरा, लोअर असम में पकड़ को मजबूत बनाए रखना। अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान तय माना जा रहा है। इसी तरह हिमंत बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती है असम में अपने किले को बचाए रखने की। लोकतंत्रीय राजनीति में हर सियासी दल के लिए चुनाव सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसमें परीक्षार्थी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं और नंबर देने का काम मतदाता करते हैं। असम की राजनीति का एक मिजाज ये भी है कि ज्यादातर सीटों पर फैसला बहुत कम वोटों के अंतर से होता है। असम में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच सभी अपने अपने तरीके से लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी फैसला तो असम के वोटरों को 9 अप्रैल को ईवीएम का बटन दबाकर सुनाना है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।